नेम चेंजिंग जो टेक्निक्स है इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हम इसमें अगर नेम चेंजिंग भी करते हैं तो हम वो हिंदी के अक्षरों के हिसाब से करते हैं, बिकॉज एक्चुअली में जो ओरिजिनल वर्णमाला है वो हिंदी के अक्षरों पे ही चलती है। सिमिलरली हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इंग्लिश के अक्षरों को हम फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे। जैसे कि मैं आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर बेसिकली वर्णमाला का बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर हम हिंदी में जैसे मान लो किसी का नाम हम ज्योति लेते हैं तो ज्योति के अंदर जो है आधा जा आता है स्टार्टिंग के वर्ड में, लेकिन इंग्लिश में उसको जे लेते हैं। तो जो आधा जा है ना वो हमारे राहु और केतु को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हम उसको ये प्रेडिक्शन सिर्फ उसके नाम से ही दे सकते हैं कि अगर किसी के नाम में ज्योति है तो आधा जा है तो उसके अंदर राहु और केतु का इम्पैक्ट है। मींस कि उसके घर में कोई ना कोई चीज स्टार्टिंग के कमरे में, क्योंकि पहला अक्षर ही टूटा फूटा है, तो उसके घर में पहली ही कोई ना कोई चीज टूट फूट की पड़ी हुई है, यानी कि उसके घर में घुसते ही पहले किसी कमरे में कोई ना कोई टूट फूट है। रही बात हमारे अंकशास्त्र की, आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें और देखी होंगी। जैसे कि न्यूमरोलॉजी आपने देखी होगी, एक न्यूमरोलॉजी होती है लोशु ग्रिड, एक आपने देखी होगी कायरो, एक आपने देखी होगी पाइथागोरन, एक आपने सीखी होगी शेल्डिन, एक आपने कबाला। लेकिन जो हमारी जो अंकशास्त्र है ये प्योर पराशरी अंकशास्त्र है, यानी कि हमारी जो पराशरी ज्योतिष है उसकी विद्या से निकली हुई। हमारी अंकशास्त्र में और नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में जो प्लैनेट है वो 1 to 9 तो कॉमन ही रहेंगे। लाइक जैसे कि जो नंबर 1 है हम वो सन को ही दे रहे हैं, नंबर 2 जो है वो हम लोग मून को ही दे रहे हैं, नंबर 3 हम लोग जुपिटर को ही दे रहे हैं, नंबर 4 लोग हम राहु को ही दे रहे हैं, नंबर 5 हम लोग जो है मरकरी को ही दे रहे हैं, नंबर 6 हम लोग वीनस को दे रहे हैं, नंबर 7 हम लोग केतु को दे रहे हैं, नंबर 8 हम सैटर्न को दे रहे हैं, नंबर 9 मार्स को। सिमिलरली कीरो में भी, कीरो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, शेल्डियन के अंदर लोशु ग्रिड जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस है, जिसे आप लोग चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी कहते हो, चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हो, ये सारी की सारी न्यूमरोलॉजी और हमारी न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स तो कॉमन है, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, और इनके रिजल्ट्स के अलावा हमारी जो उसमें है जो दो चीजें हमारी अंकशास्त्र में इन सबसे ज्यादा सुपीरियर है कि हमारे अंकशास्त्र में हम एस्ट्रोलॉजी की जैसे प्रश्ना की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं और हमारे अंकशास्त्र में हम लोग दशा की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे अंकशास्त्र के अंदर क्या है, दो चीजें हमारे अंकशास्त्र में बहुत अच्छी हैं। पहली चीज हमारे अंकशास्त्र में जो है दशा सिस्टम जो हम निकाल सकते हैं, दूसरा प्रश्न का सिस्टम। लाइक अगर हमारे अंकशास्त्र में कोई भी प्रश्न पूछता है तो हम उस टाइम पे आपके हाथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइक मोबाइल है या आपके हाथ में कोई भी वॉच है, आप उसी वक्त टाइम देख लो और आप उसके प्रश्न का उसको आंसर दे सकते हो, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ बैठेगा। तो सबसे पहले मैं एकता कोहली जी को ये बताना चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा बेसिक जो है अबाउट द 9 प्लैनेट्स आप इनको बता दीजिए, ताकि हम 9 प्लैनेट्स के बाद जो है लाइक सन से लेके मार्स तक बता दीजिए, उसके बाद हम इसको और ज्यादा आगे डीप में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 9 प्लैनेट्स आप सबको पता है 9 प्लैनेट्स, जैसे 1 to 9, 1 हो गया सन, सेकंड हो गया मून, 3 हो गया जुपिटर, 4 हो गया राहु, 5 है मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न एंड 9th हो गया हमारा मार्स मंगल। तो हमारे इस ग्रिड में अंकशास्त्र में जैसे कोई भी डिजिट हमारे पास लाइक 1 है, आप देखो जैसे 1 सिंगल 1 अगर हमारे पास है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ही 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमारे पास एक हमारे इस ग्रिड के अंदर 1 2 बार है या 3 बार है तो उसके हमारे को हम साइड इफेक्ट्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही 2 3 जितने भी हैं, लेकिन इस अंकशास्त्र में जो 8 and 4, 8 हमारे पास हमेशा इवन नंबर अगर हमारे पास है तो वो बहुत अच्छा होगा, एंड 4 वो अगर हमारे पास इवन है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ही वो ऑड में होगा वो दोनों हमारे को हार्म देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बाकी सारे नंबर्स सिंगल डिजिट में हमारे लिए बेटर हैं, और हमारी जो डेस्टिनी लाइक हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम उसको पूरा टोटल करते हैं और जो वो हमारी डेस्टिनी होती है, वो जब तक हमारी लाइफ है वो हमारे साथ काम करेगी। डेस्टिनी हमारी क्या, डेस्टिनी के ऊपर ही हमारा पूरा, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी के थ्रू हम अपना करियर अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं अगर हम उसके जैसे काम करने लग जाएं। तो अब दिवांशु आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। दिवांशु देखिए अभी जो एकता जी ने बताया था ये इन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया। हमारे अंदर हमारे इस अंकशास्त्र के अंदर क्या होता है कि कोई भी नंबर, मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी ऐसा नंबर जो कि राहु और शनि को छोड़ के कोई भी नंबर अगर वो डबल हो जाता है, डबल यानी कि जैसे सन का नंबर, जैसे नंबर 1 सन है, अगर सन का नंबर हमारे ग्रिड के अंदर कभी भी डबल हो जाता है तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देता है। जैसे मैं आपको ये एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ
होप आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर 1 इज सन, ठीक है ना, नंबर 1 जो है वो सन है। नंबर 2 जो है वो मून है। नंबर 3 जो है वो जुपिटर है, यानी कि गुरु होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। नंबर 4 जो है ये राहु का नंबर है, राहु यानी कि राक्षस। नंबर 5 जो है, ये जो नंबर है नंबर 5 वो बुध का नंबर है, यानी मरकरी। नंबर 6 जो है ये वीनस का नंबर है, यानी शुक्र का। नंबर 7 जो है ये केतु का नंबर है, ये भी अगेन राक्षस है, लेकिन ये मोक्ष का राक्षस है, मोक्ष के लिए अच्छा है। नंबर 8 जो है ये सैटर्न का नंबर है, और जो नंबर 9 है ये मंगल का नंबर है। अब ये नंबर लिखने के पीछे क्या तात्पर्य है, मैं इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए। जैसे कि आप सब लोगों ने एक राजघराने के बारे में सुना होता है, जैसे कि एक राजघराना होता है जिसके अंदर राजा होता है, रानी होती है, गुरु होता है, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं। सिमिलरली हमारे अंकशास्त्र के अंदर भी ये ऐसे ही चलेगा। तो इसको जो है हम लोग एक एक बारी जो है एक राजघराने की तरह समझ लेते हैं। राजघराने के लिए क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 हमने लिखा है सन। तो जो सन है वो किंग है, ठीक है ना, ये आप सब लोग नंबर 1 जो है सन है, किंग है। सन को किंग क्यों लिया गया है, सन को सबसे पहले आप सब लोग ये जान लीजिए कि सन को किंग इसलिए लिया गया क्योंकि सन की वजह से ही बाकी 9 के 9 जो प्लैनेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो इस सन की वजह से ही बाकी के जो 9 ग्रह हैं इन सबके बीच में ग्रेविटेशनल पुल रहता है। सन को इसलिए किंग का दर्जा दिया गया है क्योंकि सनलाइट की वजह से ही किसी भी प्लेनेट के ऊपर, खासकर हमारी अर्थ के ऊपर, जो हम लोग फूड जनरेट होता है, हम लोगों की जो प्लांट्स है, हम लोगों का जो प्लांट्स के थ्रू जो फूड जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस से, वो सन की रेस की वजह से ही होता है। हम लोगों की अपनी पर्सनली बॉडी की डेवलपमेंट, हम लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन डी, हम लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन के, ये सब सन की वजह से ही आता है। तो इसलिए सन को किंग कहा गया है, यानी कि सन किंग है और सन फादर है। हमारी फैमिली के अंदर हमारे फादर किंग होते हैं। बेसिकली सन जो है वो एक तरह से एक ट्रेन का इंजन कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐसे ही समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो नंबर 1 जो है वो किंग है, यानी सन का है। अब नंबर 1 सन यानी पिता आ गए, और एक राजघराने के अंदर एक किंग आ गया। ऐसी नंबर 2 हमारे घर में, हमारी नंबर 2 पे हमारी माता जी आएंगी, यानी हमारी मदर आएंगी, और एक राजघराने के अंदर क्वीन आएगी, तो जो रानी होती है। तो जो रानी है वो नंबर 2 है, वो नंबर 2 मतलब मून है। तो मून के अंदर क्या क्या आएगा, मून के अंदर इमोशंस आएंगी, क्योंकि हमारी माँ के अंदर इमोशंस होती है, मदर के अंदर इमोशंस होती है। केयर केयर आएगी क्योंकि हमारी मदर केयरिंग होती है। नंबर 2 जो अननेचुरल थिंग्स है उनके अंदर वाटर आ जाएगा, बिकॉज मून जो है वाटर का कारक भी है। तो मून के अंदर वाटर आ जाएगा। तो जैसे ही राजघराने में सबसे पहली उपाधि सन को दी गई है, ऐसे ही राजघराने में दूसरे नंबर की जो उपाधि है वो चंद्रमा को दी गई, यानी कि मदर को, जो मून का हिंदी नाम है चंद्रमा। ऐसी सिमिलरली नंबर 3 जो है वो जुपिटर है। अब रही बात राजघराने की, अगर हम इसको राजघराने के तरीके से हम लोग चलते हैं तो हमारे इस राजघराने में नंबर 3 जो है वो गुरु है। जैसे कि आप सब लोगों ने रामायण या महाभारत कभी भी देखी होगी, तो आप सब लोगों ने एक चीज देखी है कि राजा और रानी के बाद जो है गुरु का स्थान होता है। तो एक राजघराने में नंबर 3 पे गुरु का स्थान होता है। तो जो नंबर 3 की जो उपाधि दी गई है हमें यहाँ देव देव गुरु बृहस्पति को दी है, यानी कि जुपिटर को दी गई है। तो ये चीज अब जुपिटर को दी गई है, तो नंबर 3 पे जुपिटर है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली जुपिटर के अंदर अब क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 पे सन आ गया, किंग आ गया। नंबर 2 पे मून आ गया, क्वीन आ गई, मतलब के हस्बैंड वाइफ आ गए। तो नंबर 3 पे अब जुपिटर आया, यानी कि गुरु आया। तो गुरु के आने पे जैसे कि हम सबने देखा है कि सारा का सारा जो राजमहल है वो खड़ा हो जाता है। जैसे कि गुरु के आने पे सारा का सारा राजमहल भी खड़ा हो जाता है, इवन के सन भी जो है उसके सामने बो डाउन करता है, क्वीन भी उसके सामने बो डाउन करती है। तो इसी तरह जुपिटर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं। जो हमारे घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जुपिटर के अंदर आते हैं, क्योंकि हम सब अपने घर वालों के, जितने भी हमारे घर जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर के, हम उनके सामने नतमस्तक बो डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए जुपिटर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज की ईगो भी होती है। तो जो जुपिटर प्लेनेट है, नो डाउट ये ज्ञान का प्लेनेट तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना इसको सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रखते हैं। मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं, इसके अंदर जो है ईगो भी होगी। अगर आप लोग किसी की भी किसी के भी अंक शास्त्र में या किसी के उसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि उसका जुपिटर खराब होगा, तो आप देखना उस बंदे के अंदर कहीं ना कहीं ईगो रहेगी रहेगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम रहेगी, जिसके यहाँ भी जुपिटर खराब होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर एक घमंड होगा कि भाई मैं गुरु हूँ,
या मैं उसके अंदर एक ठहराव खत्म हो जाएगा गुरु का, ठीक है ना। ऐसे ही अब हमने डिस्कस कर लिया नंबर 1 सन जो कि किंग है, जो कि राजा है। नंबर 2 मून जो कि उसकी वाइफ है, यानी कि मून है, कोई ना, माँ है, इमोशंस है, माँ के पास केयर है। नंबर 3 जुपिटर है, जुपिटर के पास क्या है, जुपिटर के सारा कुछ पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो पुराने जमाने के अंदर जितनी भी राजा की जो भी पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे वो जुपिटर के साथ होते थे। यानी कि अगर आप लोगों ने कहीं भी किसी भी वेद पुराण के बारे में हल्की सी भी नॉलेज रखी हो, या आप लोगों में से किसी ने रामायण या महाभारत भी देखी होगी, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोई भी, जैसे भगवान राम भी इवन थे, तो वो सबसे पहले जो उनके गुरु थे, यानी कि जो उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे, उनसे पूछ के डिसीजन लिया करते थे। ऐसे सिमिलरली इधर महाभारत में भी जितने भी ये लोग जो जितने भी ये लोग जो कौरव थे, ये कुल गुरु कृपाचार्य से पूछ के डिसीजन लेते थे। तो बेसिकली जो जुपिटर होता है वो आपको आपकी पॉलिटिकल डिसीजन लेने में आपकी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो आ जाती है। उसके अंदर ईगो इस चीज की आती है कि उसको होता है, देखो भाई मैं अंदर घुसा तो मेरे को देखते हुए सारा राजघराना खड़ा होगा। तो ये हुआ जुपिटर के बारे में। बट जुपिटर अच्छा प्लैनेट है क्योंकि वो आपको हेल्प करता है डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज में। अब क्योंकि सन आ गया, मून आ गया, जुपिटर आ गया, अब नंबर 4 पे आएगा राहु। राहु कौन हुआ? राहु एक राक्षस है। बेसिकली राहु और केतु को जानने से पहले आप लोगों को एक बारी एक छोटा सा एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप लोगों ने सुना होगा हिंदू हमारे कल्चर में, हमारे सनातन धर्म के अंदर देयर इज अ स्टोरी कि जिसके अंदर हम लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के अंदर एक राक्षस, जब देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हो गई थी, तो भगवान विष्णु जो कि ये चाहते थे कि सिर्फ जो देवता लोग हैं वो लोग दे शुड ओनली टेक द नेक्टर, मतलब कि जो अमृत है वो सिर्फ और सिर्फ देवता लोग लें और दानव लोग ना लें। तो भगवान विष्णु ने इसके लिए अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया था। मोहिनी मतलब एक बहुत सुंदर स्त्री बन के आ गई थी, और वो उससे क्या हुआ था कि उन्होंने अपने हाथ में कलश लेके सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया था। बिकॉज राहु जो है उसका नाम था स्वयंभव राक्षस, क्योंकि उसकी अपनी अपनी खुद की इतनी ज्यादा दिव्य शक्ति और इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो भगवान विष्णु को पहचान गया था, और वो जाके देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया था दैट मैं यहाँ से अमृत पी लूंगा और मैं जो है इमोर्टल हो जाऊंगा, यानी कि मैं जो हूँ कि अमरवान हमेशा के लिए हो जाऊंगा। तो सडनली क्या हुआ कि जब वो सन और मून के बीच में जाके खड़ा हो गया, और सडनली जैसे ही वो अमृत पीने की बारी आई तो भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी शक्ति से उसको पहचान लिया कि ये तो राहु है, और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि वो अब अमृत पी चुका था तो ही बिकेम इमोर्टल, वो मर नहीं सकता था। तो इसलिए जो सर वाला पार्ट है राक्षस का वो राहु है, और जो पैर वाला पार्ट है वो केतु है, ठीक है ना। तो राहु जो है वो सर वाला पार्ट है। इसलिए आपने एस्ट्रोलॉजी में या अंक शास्त्र में या न्यूमरोलॉजी में बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई इसका तो राहु का टाइम आ गया, अब ये मतलब ये उल्टे सीधे डिसीजन लेगा। वो उल्टे सीधे डिसीजन इसलिए लेगा क्योंकि जब भी राहु का टाइम आता है ना, तो राहु क्योंकि सर वाला पार्ट है वो सबसे पहले आते ही हमारी बुद्धि को अटैक करता है। वो सबसे पहले आता ही हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को जबरदस्त अटैक कर देता है। इतना जबरदस्त अटैक करता है कि हम लोग की डिसीजन टेकिंग पावर जीरो हो जाती है। इसलिए आप लोग देखोगे, आप लोग जितने में जिसकी भी जन्म पत्री के अंदर या जिसके भी ग्रिड के अंदर, नॉर्मल ग्रिड के अंदर राहु अगर एफ्लिक्टेड होगा या राहु किसी भी तरीके से खराब होगा, तो उनके राहु के टाइम के अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब डिसीजन लिए होंगे, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में एक तरह से मतलब क्या कहते हो, लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लिए होंगे, जिसकी वजह से जैसे मान लो फाइनेंशियली डिसीजन अच्छे नहीं होंगे तो किसी ना किसी तरह के डिलेमा में रहे होंगे, जो उनको किसी ना किसी तरह का वो नहीं रहा होगा, तो जिसकी वजह से उनको लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ गई होगी। तो इसलिए जो है राहु जो है ना, राहु के क्योंकि वो है तो असुरी, वो देवता नहीं है। राहु और केतु असर है, दे आर नॉट देवता। तो इसलिए वो जब भी हम पे अटैक करेंगे तो अटैक भी देवता की तरह करेंगे, वो देवता से ज्यादा अच्छा तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली राहु और जो केतु हैं इनका टाइम काटना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैंने बात की थी नंबर 4 राहु को दिया गया है, क्योंकि अगर एक राजघराने में देखोगे तो राजघराने में अगर राजघराने के अंदर राजा भी है, चंद्रमा यानी कि रानी भी है, गुरु भी है, अब राक्षस तो आएगा ही ना, तभी तो फाइट मचेगी। राजघराने के अंदर फाइट कैसे मचेगी जब राक्षस आए। तो राहु को राक्षस का रूप इसलिए दिया गया, ओरिजिनली भी राहु जो है वो राक्षस है, ठीक है ना। तो राहु की दशा और राहु की अंतरदशा या महादशा हमें बहुत स्मार्टली काटनी चाहिए, क्योंकि राहु की दशा या महादशा में हम लोगों के डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। बिकॉज राहु आते ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आते ही अटैक करता है और हमारी डिसीजन टेकिंग पावर बिल्कुल जीरो कर देता है। अब भाई रही बात नंबर 5 जो कि मरकरी का नंबर है। जो भी मरकरी का नंबर है वो नंबर 5 है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि राजा और रानी जो सन और मून है, अब आगे उनका एक बच्चा भी होता है, यानी जिसको आप लोग प्रिंस कहते हो। तो जो नंबर 5 है ना, वो प्रिंस का नंबर है, वो मरकरी का नंबर है, वो मरकरी का नंबर है, वो प्रिंस का नंबर है। ये जो प्रिंस है ये सन और मून का
बेसिकली बेटा है। ये चंद्रमा का और मून का मरकरी जो है पुत्र माना गया है, इसलिए इसको नंबर 5 दिया गया है। अब रही बात मरकरी, क्योंकि प्रिंस है, जो सन मून का बेटा है, तो अब उसका क्या काम होगा? एक छोटे बच्चा क्या काम होता है? छोटा बच्चा हर चीज से लिबरेट होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेनी होती है। तो जितनी भी एजुकेशन काइंड ऑफ चीजें आ जाएंगी, वो सारी की सारी जो है सन और मून के बीच में, इसके मरकरी के अंदर आ जाएंगी। लाइक किसी भी तरीके की पढ़ाई, किसी भी तरीके की स्टेशनरी आइटम्स, किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन आइटम जिससे कि इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, किसी भी तरीके के ऐसे आइटम जिससे इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, वो मरकरी के अंदर आ जाएगी। दैट्स कम्स अंदर बुध। मरकरी का हिंदी का नाम बुध भी होता है, इसलिए मरकरी को कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक भी कहा गया, मरकरी को इंटेलिजेंस का कारक भी कहा गया, मरकरी को कैलकुलेशंस का कारक भी कहा गया। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि प्रिंस जो है उसका काम सिर्फ अभी पढ़ाई करना है। प्रिंस अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसको लड़ाई झगड़े में किसी भी चीज में आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है ना? ये है नंबर 5 के बारे में, मरकरी के बारे में। किसी भी तरीके का पढ़ाई से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, स्टेशनरी आइटम से रिलेटेड कोई भी चीज, इंटेलेक्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सब के सब जो है मरकरी के अंडर ही आएंगी। अब रही बात नंबर 6 वीनस की। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंस ने बड़े भी हो जाना है, फिर इसकी एक ऐसी आयु आएगी जिसके अंदर हमको इसकी मैरिज भी करानी पड़ती है। तो सन और मून जो है वो मरकरी के लिए एक उसकी वाइफ ढूंढते हैं जिसका नाम होता है वीनस। ठीक है ना? तो उसकी वीनस से शादी होती है। तो ये जो है इस राजघराने की पुत्र वधु भी कह सकते हो, यानी इस राजघराने की बहू है, यानी कि चंद्र की और चंद्रमा की और सूर्य की बहू भी है। तो जो वीनस है, आप जो बहू है, बहू के अंदर क्या काम होते हैं? आप जब बहू आएगी तो आप क्या देखोगे? सुंदरता देखोगे। तो वीनस के अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी? ब्यूटिफिकेशन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी नहीं, आउटर ब्यूटी, जो आपको चौंध चमक देती है, जैसे कि लग्जरीज हो गई, 5 स्टार्स हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, जो चौंध चमक वाली चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब वीनस के अंदर आ जाएगी। किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके की लेडीज की क्या कहते हैं, सजने संवरने के आइटम्स हो गए, लाइक लेडीज का कॉस्मेटिक्स हो गया, लेडीज का मेकअप हो गया, ये परफ्यूम्स हो गए, ये प्योर फॉर्म ऑफ वीनस है। क्योंकि जो भी नई नवेली, देखो वीनस को समझना है ना अगर आप लोगों ने, तो अपने मन के अंदर एक नई नवेली दुल्हन की एक एक अपने आप एक इमेजिन करो कि नई नवेली दुल्हन कैसे लगती है। जैसे हमारे हम लोग जैसे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है, हम लोग मेरे सारे पंजाबी हैं, तो हम पंजाबी में जैसे वो चूड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, लेडी ने मांग भरी हुई है, सारे के सारे उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है ना, और सब कुछ उसने पहना हुआ है, मतलब एकदम वो सजी सवरी जो नई दुल्हन होती है, वो बेसिकली वीनस है। तो वीनस के अंदर भी यही सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, लाइक चूड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, नए कपड़े हो गए, ठीक है ना। किसी भी लेडी की किसी भी तरह की जो ब्यूटिफिकेशन होंगी वो सब मरकरी के अंदर आती है। लाइक जैसे उसने 16 श्रृंगार करे, उसने पायल पहन ली, मंगलसूत्र पहन लिया, मांग टीका भर लिया, कुछ भी कर लिया, ये सब वीनस के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये सब वीनस के अंदर आएगा। तो अब क्या होता है इसके बाद जो है, जब आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जब एक राजा और रानी, जब वो देखते थे कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी की उम्र हुई, जब उसकी शादी करा देते थे ना, तो राजा और रानी उसके बाद ना वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हो गया कि टुवर्ड्स वन, मतलब कि वन में काटा हुआ जीवन इस वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि वन में जाके प्रस्थ करना, यानी कि वन में जाके रहना। उन्होंने सब कुछ भोग लिया, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सब कुछ भोग लिया, अब वो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चले गए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वी हैव डन ऑल आवर ड्यूटीज, नाउ हम अपनी सारी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चे मरकरी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और हम अब आगे जो है वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तो वो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ किस लिए जाते थे? जस्ट टू मेडिटेट एंड टू प्राप्त एंड टू गेट द मोक्षास, ठीक है ना, मोक्षा लेने के लिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए। वो कहते हैं भाई अब हम अपनी सारी ड्यूटी से कॉल ऑफ कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज हमारे आगे बच्चे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, तो वो ये चीजें संभालेगी। तो जो नंबर 7 है केतु, वो किस चीज का है? वो लिख लो, मोक्ष का है। नंबर 7 केतु मेडिटेशन का है। नंबर 7 केतु ध्यान मुद्रा का है। नंबर 7 केतु भक्ति का नंबर है। ठीक है ना, ये 4 चीजें जो है ये केतु के अंदर आती हैं, केतु के अंदर आते हैं, क्योंकि केतु प्योर आइसोलेशन का कारक होता है। बहुत सारी काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी में केतु को बहुत ज्यादा नेगेटिव माना गया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव माना गया, लेकिन केतु जो है ना वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। केतु इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, बिकॉज देखो अगर हम लोग अल्टीमेटली, हम सनातन धर्म के अंदर जो हम सब लोग पैदा हुए हैं, हमारा वैसे तो मेन अटेम यही होता है कि हम सब लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश करें। तो इसलिए केतु को कभी भी बेकार नंबर नहीं माना है। इवन अभी जब हम इसके बाद अपनी ग्रिड पढ़ेंगे
तो हम लोग देखेंगे कि जो केतु है वो हमारा सेंटर का पावर हाउस है, यानी कि वो सेंटर में रहता है, सबसे ज्यादा अच्छा नंबर है। तो केतु को कभी भी नेगेटिव मत मानिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी एक अर्थशास्त्र में और नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में। नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में बहुत लोग केतु को नेगेटिव देते हैं। केतु कहीं से भी फ्रेंड्स नेगेटिव है ही नहीं। क्या कोई प्लैनेट जो आपको आपके भगवान की तरफ जोड़ रहा है, अगर आपको, आप किसी भी भगवान को मानते हो, मान लो कोई कहता है भाई मैं माता रानी को मानता हूँ, कोई कह रहा है मैं लॉर्ड शिव को मानता हूँ, कहता है मैं लॉर्ड राम को मानता हूँ। हमारे बीच में कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो सिख धर्म के होंगे कि जी हम बाबा जी को मानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से अगर ऐसा कोई प्लैनेट जो आपको अपने ग्रंथ साहब से जोड़ रहा है या आपको अपने भगवान से जोड़ रहा है, क्या वो किसी तरीके से नेगेटिव हो सकता है? वो तो किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं हो सकता। ये प्लान तो आपको उल्टा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जा रहा है। जिस भी तरीके की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो केतु से डिसाइड होती है। तो केतु किसी भी तरीके का नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना। केतु मेडिटेशन का प्लैनेट है, केतु ध्यान का प्लैनेट है, ध्यान मुद्रा का प्लैनेट है, ध्यान का, भक्ति का, मंदिर जाने का, केतु इन सब चीजों का प्लैनेट है। अब रही बात, इसके बाद ये तो हो गया हमारे राजघराने में। अब ये राजघराने के अंदर जहाँ इतने सारे लोग हैं वहां पर आगे सर्वेंट्स भी होंगे, ध्यान राजघराने में लेबर भी होगी, तो उनकी बात भी करते हैं। अब आता है नंबर 8 सैटर्न। अब आता है नंबर 8 सैटर्न, ठीक है ना। तो सैटर्न के अंदर क्या है कि सैटर्न के अंदर क्या कहते हैं, जिस भी तरीके की वो होगी, एक सेकंड मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बारी सैटर्न की। सैटर्न के अंदर, सैटर्न के अंदर क्या होगा कि अपना, सैटर्न के अंदर क्या होगा कि सैटर्न के अंदर जितने भी तरह के हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे घर के सर्वेंट्स हैं, हमारे घर के लेबर्स हैं, या हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारे पेंट्री बॉयज हैं, ठीक है ना, वो सब सैटर्न के अंदर आते हैं। जैसे कि राजघराने के अंदर जितने भी द्वारपाल हैं, ठीक है ना, या जितनी भी रानियों की दासियां हैं, या जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, ये सब के सब जो हैं ये सैटर्न के अंदर आते हैं। दीज ऑल आर सैटर्न प्लैनेट्स। ये सब के सब क्योंकि लेबर के कारक हैं, किसी भी तरीके की लेबर जो है वो शनि ही करवाएगा, वो सैटर्न ही कराएगा। वेदर वो किसी भी तरीके की लेबर हो, हमारे घर में खाना बनाने वाला हो, हमारे घर का क्लीनिंग वाला हो, हमारे घर के अंदर क्या कहते हैं किसी भी तरीके की क्लीनिंग करता हो। जैसे राजघराने की अगर हम बात करें तो राजघराने के अंदर किसी भी तरीके का द्वारपाल हो, राजा को पंखा करने वाला हो, राजा का रथ चलाने वाला हो। नॉर्मली तो राजा का रथ चलाना है, नॉर्मली वो उसको सारथी कहते हैं, बट वो भी लेबर के अंदर रहता है क्योंकि वो किसी भी तरीके की लेबर कर रहा है। तो किसी भी तरीके की जो लेबर है, किसी भी तरीके की जो लेबर है वो प्योर और प्योर शनि के अंदर ही आती है, वो प्योर और प्योर सैटर्न के अंदर ही आती है। लेबर किसी भी तरीके की शनि होगी। तो हमारे घर के अंदर जितने भी काम वाली मेड्स आते हैं, या हमारे घर में कोई भी खाना बनाने वाली मेड है, या हमारे घर में कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस की मेड है, वो सारे के सारे स्वीपर्स जो है वो सैटर्न यानी नंबर 8 में आते हैं। तो 8 के अंदर क्या है कि हमको हार्ड वर्क और लेबर, जिस किसी की भी डेस्टिनी 8 होती है, वो हम आगे बात करेंगे भी डेस्टिनी के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लेबरियस वर्क करना पड़ता है, एकदम लेबर की तरह काम करना पड़ता है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है ना। अब रही बात लास्ट नंबर जो है मार्स का। तो जैसे सन किंग था, मून क्वीन थी, जुपिटर जो था हमारा गुरु था। अब ऐसे ही जब ये तीनों बैठते हैं रणनीति बनाते हैं, तो इनके साथ में एक बंदा और बैठता है जो कि आपके राजघराने का सेनापति होता है, जो कि आपके लिए लड़ता है, जो आपकी लड़ाई के लिए डिसाइड करता है। दैट सेनापति इज नंबर 9 मार्स। जो मंगल है वो आपका सेनापति है। आपकी सेना कितनी तैयार है लड़ने के लिए, आपकी नंबर ऑफ सेना कितनी है, आपके किस किस तरह से जो है किस किस तरह के आपके अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब जो है मार्स बताता है। यानी कि अगर अब हम इसे थोड़ा सा अपने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी होम अफेयर्स है, जिसके अंदर अस्त्र शस्त्र की बात आती है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वो मंगल है, वो हमारे सेनापति हैं। बिकॉज प्रधानमंत्री जी तो हमारे सन हो गए, क्योंकि सन किंग है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सन है, वो किंग है, ठीक है ना, वो हमारे किंग है। नंबर 2 मून हमारे एक तरह से कह सकते हो कि हमारे एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। जो मून है हमारी माँ है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गई। वीनस जो है, वीनस को आप ये चीज कह सकते हो कि वीनस बाकी चीजों का टेक केयर कर रहे हैं क्योंकि वो घर की बहू है। लेकिन जो मार्स है वो प्योर और प्योर सेनापति है। उसके अंदर कौन कौन चीजें आएंगी, किसी भी तरीके के लड़ने के हथियार, ठीक है ना, किसी भी लाइक राइफल्स, गन्स, सॉर्ड्स यानी तलवारें, ठीक है ना, किसी भी तरीके की लड़ने वाले हथियार, मिसाइल्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें मार्स के अंदर आएंगी। बिकॉज सेनापति को इन सब चीजों की टेक केयर करना बहुत जरूरी है। अगर सेनापति को नहीं पता होगा तो वो सन को जाके गाइड नहीं कर सकता कि हमने लड़ना कैसे है, तो वो सन को जाके गाइड नहीं कर पाएगा कि हमने लड़ना कैसे है।
इसी तरह ही हमारे 9 के 9 ग्रह भी काम करेंगे। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश इसलिए की थी कि आप अपने दिमाग के अंदर एक राजमहल की एक अच्छी सी फोटो तस्वीर इमेजिन कर लो, जिसके अंदर राजा बैठा हुआ नंबर 1 सन है, उसके साथ में रानी बैठी हुई है जो कि मून है, साथ में ही उनके उनके जो कुल गुरु बैठे हुए हैं। जैसे अगर हम भगवान राम जी का राजमहल लेंगे तो सबसे पहले भगवान राम बैठे हुए हैं, सन। नंबर 2 मून, उनकी उनकी वाइफ यानी कि माँ सीता बैठी हुई है, ठीक है। नंबर 3 पे जुपिटर है, ठीक है, यानी कि उनके कुल गुरु वशिष्ठ हो गए, उनकी गद्दी लगी है। फिर राहु, जो कि उनकी टेरिटरी को एक राक्षस अटैक करेगा, यानी उनका दुश्मन। देन नंबर 5 पे लव कुश कह सकते हो, जो कि उनके भगवान के बच्चे हैं। देन नंबर 6 पे वीनस, जो आने वाले टाइम में लव कुश की वाइफ होंगी। देन नंबर 7 केतु। जब राम भगवान सारी जिम्मेवारियां पूरी करके वानप्रस्थ आश्रम को जाएंगे तो वो नंबर 7 होगा। नंबर 8 यानी उनके द्वारपाल हो गए, उनके रसोई घर के बंदे हुए। और नंबर 9 आर्य सुमंत, जो कि भगवान राम के सेनापति थे, यानी के थे। अगर आप लोगों को राहु को बहुत अच्छे से समझना है ना, राहु और सन को, तो अगर जिसने, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप थोड़ा हंसोगे भी। जिस आजकल हम वैसे तो बॉलीवुड से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। जिसने पद्मावत देखी होगी, जिसने पद्मावत देखी है, तो उसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है राहु का, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब जो राहु है ना, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकता है वॉर जीतने के लिए। मेरी फिर से बात याद रखना, राहु जो है ना, इन 9 के 9 प्लैनेट में से राहु और शनि जो है ना, वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि किसी भी तरीके की साम दंड भेद सब कुछ लगा सकते हैं कुछ भी जीतने के लिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो प्योर राहु है, और जो उसके अंदर महाराजा रावल रतन सिंह जी हैं वो प्योर सूर्य हैं, क्योंकि वो प्योर सूर्य हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो प्योर सूर्य का कारक है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों ने राजघराना देखना है। तो ऐसे ही ये 9 प्लैनेट्स है हमारे। तो 9 प्लैनेट्स के नाम फिर से एक बार छोटे मोटे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो नंबर 1 है वो सन है। सन के अंदर क्या होगा, अगर एक अच्छा राजा है तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्या कहते हैं मैनेजमेंट क्वालिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा राजा हो। देखो, सन को ना ऐसा समझो, सन को राजा की जिम्मेवारी क्यों दी गई है, क्योंकि राजा को ना हमेशा डिसिप्लिन रहना होता है। आप हम सब लोग जैसे कि देखते ही हैं कि सन जो है, अगर उसको सुबह 6:58 पे सनराइज होना है तो वो होगा, तो वो सनराइज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वो 6:18 पे सनराइज होगा। सन ये नहीं कह सकता कि आज मैं लेट उठूंगा, ठीक है ना। सन ये नहीं कह सकता कि अगर 6:18 का टाइम है तो मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, तो मैं 6:25 या मैं 6:45 तक आऊंगा, ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए अगर जहां पर भी बात सन की आती है तो डिसिप्लिन सबसे पहले आएगा। हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन सन में सबसे पहले आएगा, फिर गवर्नमेंट आएगी। लोग कहते हैं सन मतलब गवर्नमेंट, सन मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नंबर 2 पे कंसीडर करना, अगर सन आया तो सबसे पहले डिसिप्लिन कंसीडर करना, बिकॉज सन को जो टाइम मिला है वो डेली उसी टाइम पे सनराइज करेगा और उसी टाइम पे सन सेट करेगा, वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो सकता, आप सब लोग जानते हैं। नंबर 2 रही बात मून की, जिसका हिंदी में नाम चंद्रमा है। तो जो नंबर 2 चंद्रमा के पास सारी वही क्वालिटीज होंगी जो एक माँ के पास होती है, यानी इमोशंस, केयरिंग, लव। ये तीनों की तीनों क्वालिटीज मून के पास होंगी। और एक डिप्रेशन, क्योंकि माँ जो है सबसे जल्दी घबरा जाती है, अगर हल्का सा बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ एकदम परेशान हो जाती है। तो मून के पास, अगर मून कहीं ना कहीं खराब होगा तो मून के पास डिप्रेशन भी हो जाएगा। फिर आ गया नंबर 3 पे जुपिटर। तो जुपिटर क्योंकि उस राजघराने का गुरु है, तो उससे सब सलाह लेने के लिए आएंगे। तो जुपिटर के पास क्या आएगा, कंसल्टेंसी। किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी जो आप करोगे जुपिटर के अंदर, आप लोग अभी इनमें से आप कई सारों में से ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। तो आप लोग जो हो जुपिटर से भी कहीं ना कहीं रूल करते हो, बिकॉज आप लोग कंसल्टेंसी दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, उनको हेल्प कर रहे हो, उनको मदद कर रहे हो उनके जो है सिंस रिमूव होने में। तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं जुपिटर के अंदर आते हो, बिकॉज आप उन्हें अच्छी कंसल्टेंसी दे रहे हो। जुपिटर में विजडम भी आता है, यानी भक्ति भाव का जो रास्ता है वो जुपिटर के थ्रू आता है। अल्टीमेटली वो है केतु, लेकिन आएगा जुपिटर के थ्रू। अब नंबर 4 पे आ गया राहु। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राहु तो राक्षस है। तो राहु जो है ना, किसी भी तरीके की ताकत लगाएगा, साम दाम दंड भेद राज्य प्राप्त करने के लिए। तो राहु के अंदर क्या आएगी, चीटिंग्स, ठीक है ना। राहु के अंदर आएगी चीटिंग्स, अर्नड मनी, जो किसी भी तरीके से हमने धन नहीं कमाया हुआ, हराम का पैसा, ब्लैक मैजिक, हर उल्टी चीज राहु के अंदर आ जाएगी। कलयुग के अंदर जो है ना, राहु को सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया, क्योंकि राहु की कमाई हुई जो पैसा है वो सबसे ज्यादा होता है। लाइक राहु का कमाया हुआ धन पॉलिटिशियंस के पास होता है। जो पॉलिटिशियंस के पास जितना भी धन है वो सारा का सारा जो है राहु का कमाया हुआ धन है, ठीक है ना। अब नंबर 5 पे फिर मरकरी आ गया, जो कि सन और मून का पुत्र है। मरकरी का क्या काम है, मरकरी का काम है पढ़ाई करना। तो किसी भी तरीके के इंटेलिजेंस, क्योंकि मरकरी का हिंदी का नाम बुध भी है,
तो किसी भी तरीके की अच्छी बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, एजुकेशन, स्टेशनरी आइटम्स, किसी भी तरीके की ऐसी आइटम्स जो कि हमारी पढ़ाई से जुड़े, एंड किसी भी तरीके की कैलकुलेशन, अकाउंटेंसी, ये सब के सब मरकरी के अंदर आएंगी। जिस जिस बंदे को मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा ना आप सब में से, तो समझ लेना कि उसका मरकरी अच्छा रहा है बचपन में, तभी वो अच्छी मैथ्स कर पा रहा है। नंबर 6 आ गया वीनस। अब मरकरी की शादी हुई तो उसकी वाईफाई वीनस। तो वीनस के अंदर क्या आएगा? ज्वेलरी आइटम्स, सजने संवरने के आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम, परफ्यूम, लेडीज के केस में लॉन्जरीज, ये सारी की सारी आइटम वीनस की आएगी। कोई भी ऐसी चीज जो ब्यूटीफाई करती है, तो लेडी को ब्यूटीफाई करती है, किसी भी चीज को ब्यूटीफाई करती है, वो वीनस के अंदर आएगी। अब आ गया नंबर 7 में, फिर से बता दूंगा, केतु। तो केतु के अंदर क्या आया, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ जो है वो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर चुके हैं, सन मून, अब वो कहते हैं भाई हमने वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना है। तो जो भी मोक्ष का द्वार है, मोक्ष, भक्ति, ध्यान योग, ध्यान मुद्रा, ये सब का सब केतु के अंदर आएगा। तो केतु को प्लीज बैड मत समझिए। नंबर 8 सैटर्न, किसी भी तरीके का द्वारपाल, हमारा रसोईया, हमारी लेबर्स, हमारी डे टू डे लाइफ की लेबर्स, सबके सब शनि के अंदर आएंगी। हार्ड वर्क करने वाले, लाइक रिक्शा वाले, जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, सब शनि के अंदर आते हैं, बिकॉज हार्ड वर्क कर रहे हैं। किसी भी तरीके की फिजिकल लेबर जो होगी वो शनि के अंदर आएगी, वो सैटर्न के अंदर आएगी। तो इसलिए आप कई बार देखोगे जब हमें सैटर्न की 7.5 लगती है तो हमारी फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं सैटर्न की 7.5 लग गई, 7.5 लग गई, कि हमारी फिजिकल लेबर, हमारे में से ऐसे कई बहुत सारे बंदे होंगे जिनमें से इस वक्त शनि की 7.5 लग रही है। आप उनसे प्लीज पूछ के देखना, वो कहेंगे हाँ जी हमारा फिजिकल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहाँ पहले हमें 12 घंटे काम करना पड़ता था ऑफिस में, अब 20-20 घंटे करना पड़ता है, 18-18 घंटे करना पड़ता है। और लास्ट में रही बात मार्स की, मार्स जो है हमारा सेनापति है, जो कि सन को बताएगा कि हमारा कितना हथियार है, हमारा कितना कुछ पड़ा है, हम कैसे लड़ सकते हैं, हमारी लड़ने की स्ट्रैटेजी भी क्या होगी, वो जुपिटर का डिसाइड करेगा। तो ये ऐसे हमारे 9 ग्रहों के बारे में है। अब मैं आपको एक बारी अपनी अंकशास्त्र की नॉर्मल एक बारी अपनी ग्रिड को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ग्रिड यानी कि हम लोग, हमारे नंबर्स कौन कौन से कैसे कैसे कहाँ हैं, यहाँ से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है। तो मैं एक बार चाहूंगा प्लीज कंसंट्रेट करके एक बार इसको ठीक से बना लीजिए या पढ़ लीजिए। Sir, I have one question regarding. हाँ जी बताइए प्लीज, गो अहेड। सर जो आपने मेरे को 7 वो प्लैनेट सारे बताए, अगर हम किसी का पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, किसी का लाइफ पार्ट डिस्कस करते हैं, हाँ जी, तो हम इसके रिगार्डिंग भी हम उसको बता सकते हैं। जैसे आपने बताया नंबर 4 फॉर कंसल्टेंट, अगर वो हमें पूछता है कि मुझे किस जॉब में जाना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो हम उसे प्रेफर कर सकते हैं कि यस यू विल गो फॉर द कंसल्टिंग एंड ऑल। 100% राइट आंसर है आस्था जी आपका, बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हमको उसको उसी पाथ की तरफ ही लेके जाना है। अगर मान लीजिए किसी का डेस्टिनी 3 आता है, लाइक जुपिटर आता है किसी का डेस्टिनी, हाँ जी, आप उससे बिल्कुल बोल सकते हैं आप एक अच्छा कंसल्टेंट बन सकते हो। तो अपनी जो है अपनी लाइफ की आइडियाज को कंसल्टेंसी डाइवर्ट करो, लोगों को अच्छी कंसल्टेंसी दो। आप बताइए पूछिए प्लीज। और अगर किसी का लाइफ, अगर उसका 7 नंबर आता है, दैट इज फॉर मेडिटेशन एंड मोक्ष, एंड द पर्सन इज स्टिल 18, he will not do the meditation and moksha and all, how will we connect with them? हम उसे कहेंगे कि एटलीस्ट आप एक रूटीन फॉलो करो मंदिर जाने का। हम उसे कहेंगे आप एक मंदिर का रूटीन फॉलो कर लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ मंदिर जाना है और भगवान से दिल से प्रार्थना करनी है, जो जिस भी चीज को आप चाहते हो। लाइक आप चाहते हो मेरे को आगे अच्छी एजुकेशन मिले, तो आपने, हाँ जी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत जुड़ना ही पड़ेगा शायद। अच्छा जरूरी नहीं है यू विल डू मेडिटेशन, यू विल डू योगा एंड ऑल, यू जस्ट डू, अगर भगवान को आप रोज दिया जला लो, प्रेयर कर लो, दैट विल बी गुड। आप चाहे 5 मिनट के लिए कर लो, लेकिन 5 मिनट के लिए करो जरूर, वो एक रूटीन बना लो, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अरे जिसका लाइफ पार्ट 7 आता है और जिसकी पर्सनालिटी 7 है, वो नहीं, वो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चले अंकशास्त्र में ना पर्सनालिटी नंबर का रोल नहीं है इसमें, जो डेस्टिनी है उसी नंबर का रोल है, वही हमारे को पर्सनालिटी हाँ मैटर नहीं करती, मेन डेस्टिनी हमारे मेन जो है ना। Sir, I was thinking there is in tarot we have a personality and life path also. होता है, इसमें भी होता है, बट हमारे इसमें ना डेस्टिनी नंबर सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। अभी आगे कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है सर, अब थैंक हम यू। लोग सेशन में आए, ठीक है ना। तो श्योर श्योर। एक बार तो आप सब लोग ये समझ लो कि हमारी जो ग्रिड है वो 315675284 ऐसे। ओके। अब क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी के भी इसमें एक बार प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन आएंगे तो फिर डिस्टरबेंस आती है। थैंक यू सो मच। तो ठीक है ना, अब मान लीजिए अगर हम इसमें एक किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, मान लीजिए 19091986। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि हमने इसमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है हमारे अंकशास्त्र में बेसिक नंबर, और एक हमारे अंकशास्त्र में होता है डेस्टिनी नंबर। दो तरह के नंबर होते हैं। बेसिक नंबर कौन सा नंबर होता है? जो ये जो पहला जो नंबर है, ये जो नंबर आएगा, ये हमारा बेसिक नंबर है। ये हमारा बेसिक नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें इजी बताता हूँ। पहले हम इसमें इजी वाला कर लेते हैं। जैसे कि किसी की मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है चार्ट इज नॉट अवेलेबल। एक बार आई थिंक सम ऑफ देम आर नॉट एबल टू सी द चार्ट। अच्छा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं दोबारा बना के इनको देता हूँ, एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर सबसे पूछ लूंगा। आप सब लोगों को एक बार विजिबल है? यस सर। आ रही है सबको स्क्रीन? जैसा यस और नो, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आस्था जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो एक बारी जो हमने जो डेस्टिनी नंबर जो कैलकुलेट करना है और जो बेसिक नंबर कैलकुलेट करना है, मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ कि हमने कैसे करना है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1992। तो इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा जो फर्स्ट नंबर जो होगा, यानी कि जो नंबर 9 है, दैट विल बी द बेसिक नंबर। तो इस केस में जो बेसिक नंबर होगा दैट विल बी नंबर 9। तो बेसिक नंबर जो है दैट विल बी 9 नंबर। अब हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर? ये तो बेसिक नंबर तो हमें पता लग गया कि बेसिक नंबर तो चलो 9 हो गया। अब रही बात डेस्टिनी नंबर की। डेस्टिनी नंबर हमने कैसे कैलकुलेट करना है? अगर हम सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी कि एडिंग ऊपर के ना सारे के सारे नंबर्स को आप लोग ऐड कर लीजिए, लाइक 9 प्लस 8 प्लस 1 क्या था एक तरीका बताइए? 9 प्लस 2 9 प्लस 8 9 प्लस 8 प्लस 1 भी लेंगे ना? 9 प्लस अगेन 9 प्लस 2। अब इसको टोटल सबको ऐड कर लीजिए। सो ये हो गया 9 और 8 17, एक 18 9 27 नंबर 2, ठीक है ना। टोटल आ गया नंबर 2। तो इसकी जो डेस्टिनी है वो नंबर 2 है। हमारे वाले जो अंक शास्त्र है, नॉर्मली लोग बेसिक नंबर को, कई लोग ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर लेते हैं। हमारे में ऐसा कोई ड्राइवर कंडक्टर नंबर नहीं है। हमारे में बेसिक नंबर का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 10% होगा, लेकिन डेस्टिनी नंबर का रिजल्ट जो होगा वो मोर देन 60% होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताता हूँ 9 तारीख को बड़े सारे लोग, आप लोग देखोगे आजकल, देखो मिस्टेक कहाँ होती है। बहुत सारे लोग आजकल ये चीज देख रहे होंगे कि वो क्या करते हैं, वो प्रेडिक्शन आप लोगों को दे देंगे। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 है, 19 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप सबका बेसिक नंबर 1 बना। बिकॉज अगर अब हम इस 19 में देखेंगे तो 1 प्लस 9 को अगर आप ऐड करोगे इस 19 में, अगर आप 1 प्लस 9 को ऐड करोगे तो यहाँ भी बेसिक नंबर जो आएगा 1 ही आएगा, बिकॉज वो 10 आ जाएगा 1 प्लस 9। सो बेसिक नंबर यहाँ भी जो है वो 10 आ जाएगा। बेसिक नंबर जो है यहाँ पर भी 1 आएगा। तो अल्टीमेटली जो है बेसिक नंबर यहाँ पर क्या आया, 1 को ऐड कर लो 9 से, विच इज इक्वल टू 10। तो ये अल्टीमेटली इज इक्वल टू 1 ही आया, 1 प्लस 0। तो बड़े सारे लोग आपको प्रेडिक्शन देंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, आपकी 19 है, 10 है, 28 है, तो आप सबके साथ ये होगा। लेकिन क्या मैं आप सब लोगों को पूछता हूँ, हम सब यहाँ पर इतने एजुकेटेड लोग हम सब बैठे हैं, क्या जितने भी नेटिव 1 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा होते हैं या 10 तारीख को पैदा होते हैं, क्या 1 10 19 28 सालों की सबकी एक ही जैसे लाइफ चल सकती है? नहीं चल सकती है। यहीं पे आके हमारी जो अंक शास्त्र है आप सब लोगों से जो है, इन सब लोगों से जाके सुपीरियर हो जाती है। हम लोग डेस्टिनी नंबर को
बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और दशा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं हम लोग। हमारे इसमें एक मेथड दशा का भी है कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा अभी वेबिनार में। तो मैं अभी आप सब लोग क्या बताऊंगा कि डेस्टिनी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। डेस्टिनी बेसिक को मत लो, क्योंकि 1 तारीख को तो बहुत सारे बच्चे, 10 तारीख को बहुत सारे बच्चे, 19 को बहुत सारे बच्चे, 28 को बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे आपके आसपास ही। आपको इतने मिल जाएंगे गली मोहल्ले में जिनमें 1 को, 10 को, 19 को, 28, जिनकी सबकी बेसिक नंबर 1 होगा, बट आप सबके ट्रेड्स देखोगे या सबका नेचर देखोगे, सबका अलग अलग नेचर होगा। तो वो प्रेडिक्शन देनी जो आज यूट्यूब पे चल रही है सबसे बड़ा खराब है, कभी भी मत देना, आप हमेशा फेल होगे। मैं आप सब को बता रहा हूँ, हमेशा प्रेडिक्शन देनी है डेस्टिनी के बेस पे। डेस्टिनी नंबर आपकी पत्री के अंदर 50% रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग विद द कॉम्बिनेशंस। जैसे कि अब एग्जांपल में हम लोग मान लेते हैं कि अब अगर हम किसी का ले लेते, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बंदा एक बार अपना हैंड रेज कर दे और अपना एक बार एग्जांपल, कोई भी बंदा, है ना। हाँ जी मोहित जी बताइए। कोई मोहित शर्मा जी ने बोला है, मोहित शर्मा जी बताइए। भैया मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दूं? जी सर बिल्कुल दीजिए। क्या है मोहित शर्मा जी आपका डेट ऑफ बर्थ? 13/7/1983। अब जैसे हम मोहित शर्मा जी के केस की पहले हम समझ लेते हैं कि बनेगी कैसे ग्रेड। सबसे पहले हम इनका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर दे तो 3 1 4 4 और 7 11 12 12 9 21 और 3, तो आपका बेसिक डेस्टिनी नंबर आ गया 5। ठीक है ना। तो एक बार हम इनकी ग्रिड कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी एक बार। अब हमने क्या करना है, हमने ये बनाना कैसे है, एक बार आप सब लोग ये सीख लो कि हमने बनाना कैसे है। जैसे मैंने आपको ऊपर ग्रिड में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको ग्रिड में ऊपर नंबर लिखे हैं, एज इट इज नंबर नीचे लिख दो। यहाँ जो नंबर इनकी पत्री में दिख रहे हैं वो इनकी ग्रिड में दिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, एज इट इज नंबर यहाँ लिख दो। जैसे कि एक सेकंड, हाँ लिख रहे हैं, एक सेकंड में ड्रॉ कर लूं एकता जी। जैसे कि मोहित जी ने हमें दिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है 1, ठीक है ना। अब जैसे ये 1 है, 1 की जगह यहाँ 1 आएगा, जैसे ऊपर 1 लिखा हुआ नीचे 1 आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, इधर 3 आ गया। अब एक चीज जहां हम करेंगे, इनका बेसिक नंबर क्या है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दिया 13, तो 1 + 3 = 4, ठीक है जी। इनका तो हम 4 की जगह 4 डाल देंगे, इधर हम डाल देंगे 4। अब इधर जहां 7 है हम डाल देंगे 7, ठीक है ना। 19 हम लोग नहीं लेंगे, मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी में सब लोग लेते हैं, क्योंकि 19 जो है वो सेंचुरी का नंबर है। आप कभी भी जो भी 2000 से लेके आने वाले टाइम में आगे पत्री होगी, आप उसमें 20 कंसीडर नहीं करोगे। 1900 से लेके 99 तक आप 19 कंसीडर नहीं करोगे, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वो सेंचुरी नंबर है, वो हर किसी की पत्री में आपको कॉमन मिलेगा, दैट इज सेंचुरी नंबर, हम उसमें लिखेंगे। तो हम इधर से ये 19 को छोड़ देंगे, हम यहाँ पे जो है इधर से 19 को छोड़ देंगे, यानी कि ये 19 हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये सिर्फ ऐड करेंगे, लिखेंगे नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 की जगह 8 लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 8 डाल देंगे 8 की जगह, और यहाँ पर हम 3 एक और 3 डाल देंगे, ये एक और 3 आ गया, और जो इनकी डेस्टिनी 5 है वो हम यहाँ डाल देंगे 5। अब हम यहाँ से इनको प्रेडिक्शन देनी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मोहित जी आपके लिए प्रेडिक्शन बैठती है, क्योंकि आपकी पत्री में 178 है। क्या आपके घर में, आपकी फैमिली में, आप खुद कभी योगा में, मेडिटेशन में रहे हैं? यस और नो? यस वी आर करेक्ट। ठीक है। अब आपके पास क्योंकि 3 है, तो इट मींस के कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब है, आपका करियर है, आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन हमारे अंकशास्त्र में ये सिखाता है कि अगर आप एक बार कभी भी, आप जॉब करते हैं बिजनेस, पहले तो ये बताइए। सर जॉब है। जॉब, तो आप कभी भी जब जॉब में आपको प्रॉब्लम आती होगी, या आपने अगर कभी आपकी एक जॉब छूटती होगी तो दूसरी जॉब जो है आपको इजीली नहीं मिलती होगी, मतलब आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता होगा। हाँ जी सर Yes करेक्ट। or no? और आपके ऊपर क्या कभी किसी तरह की लिटिगेशन या मेडिकल प्रॉब्लम कुछ, क्योंकि 5-4 का कॉम्बिनेशन जो हमारे में है, लिटिगेशन या मेडिकल प्रॉब्लम भी देता है। सर टू एन एक्सटेंट हुआ है, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो आपके क्या घर में कभी कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई किसी तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब में रहा है? आपके फादर या आपके परदादा जी या कोई दादाजी या कोई दादी? सर मेरे फादर भी, ग्रैंडफादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में ही है। एग्जैक्टली। अब देखिए हम लोगों ने ना एक डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पकड़ लिया, हमें आपसे पूछना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें नोटिस से पूछना नहीं है, पहले हमें उसे प्रेडिक्शन देनी है। जैसे कि 3 जो है इसमें ये क्लियर कट दिखा रहा है कि इसको जॉब में प्रॉब्लम आएगी। जो 178 का कॉम्बिनेशन है उसमें दिखा रहा है कि ऐसा बंदा स्पिरिचुअल होता है या उसे योगा या मेडिटेशन आती है। 5-4 का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है इनके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, या इनके ऊपर खुद किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट से लिटिगेशन, या इनको खुद हेल्थ की दिक्कत। मोहित जी आपको पक्का हेल्थ की दिक्कत भी रहती है? सर है, थोड़ी सी है। और क्योंकि आपकी पत्री में 3 है, यानी कि जुपिटर खराब हो गया है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा वास्तु की तरफ लेके जाएं तो आपके घर में मंदिर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। या तो आपका मंदिर किचन में है,
या आपका मंदिर किसी बेडरूम, मतलब आपका मंदिर किसी ऐसी स्थान में जहां पर नहीं होना चाहिए। सर पहले बेडरूम में था, अब शिफ्ट हो गया। हाँ कर दिया शिफ्ट। एग्जैक्टली वो शिफ्ट कर दिया तो आपने अच्छा कर दिया, आपके डबल 3 के इफेक्ट खत्म हो गए। तो ऐसे ही हम लोगों ने पढ़े। और कोई एक अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई और दे, कौन देना चाहता है अपनी डेट ऑफ बर्थ को? रेज हैंड कर देंगे। तो मैं दूं? हाँ आप दे दो। 4 देवांशु, तो मैं दूं? हाँ, मैडम की करने के बाद जरा मेरी देखना उसमें, हाँ, उसके हाँ, बाद sure. फिर मैं भी देता हूँ। श्योर बताइए, अपनी दीजिए। सर 18 जैन 1986। हाँ जी देखिए 18 जैन 1986 ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपका सबसे पहले डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। 8 + 1 सर 7। अच्छा सर वो परफेक्ट, बहुत अच्छा डेस्टिनी है आपका। तो डेस्टिनी बहुत अच्छा है, तो इट मींस के वो क्लियर कट दिख रहा है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे ही चलोगे। आपको ऑकल्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं जानते हो ऑकल्ट की नॉलेज, आप हाँ बोलो ना, आप जानते हो, यस और नो? यस सर। आपको तंत्र मंत्र जानना, टैरो कार्ड जानना, न्यूमरोलॉजी जानना, अंकशास्त्र जानना आपकी हॉबी हो सकती है, बहुत और मैं बता रहा हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है। अभी स्टार्ट हुई है, अब पहले इतना नॉलेज नहीं थी। मैं बताता हूँ ना, पहले भी आपका क्या था, क्योंकि आपकी डेस्टिनी नंबर 7 है, तो इट मींस आप मानो या ना मानो, आप अभी अपने आप हाँ बोलोगे, आपको पहले से इंट्यूशन आती है, मतलब आपको पहले ही पता लग जाएगा ये बंदा सही नहीं है। आप लोगों को बोल दोगे इससे दूर हो जाए यार, ये ठीक नहीं है, इससे तू थोड़ा सा दूर हो जा, मेरे को इसके अंदर ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि तो कभी ट्राई नहीं किया। पक्का ट्राई कर लेना, क्योंकि डेस्टिनी 7 है ना, केतु की डेस्टिनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को ना बंदे की ना बहुत जल्दी पता लगती है। चलो और भी देखते हैं, अभी आपकी पहले पूरी बनाते हैं आपके लिए, इसमें पहले पूरा बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या आ रहा है। दिवांशु ये 33 नंबर कैसे बनाते हैं? वो डबल थ्री आ गया था ना, मैं बताता हूँ, 178 मैं बनाता हूँ सर। एक चीज और, ये जो आपने हमेशा हर पत्री में कॉमन रहेगा। मैं बताऊंगा अभी, सब बताऊंगा। हाँ बताइए आप आस्था जी। सर ये जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं, इसका अभी तो कोई रिफ्लेक्शन से आपने पहले से लिखा हुआ था 31968, ये जो आपने पहले से बॉक्स बनाया हुआ था, अब जैसे आपने ये बेसिक ग्रेड है, ये चलेगी। हाँ ये बेसिक है, बट जैसे 3 जो है वो जैसे आपने बताया जो 33 आता है, इट इज रिलेटेड टू योर जॉब प्रॉब्लम, करेक्ट। बट अगर हमारा 77 55 आ गया, तो उस बॉक्स का कुछ पर्टिकुलर होता है कि इस बॉक्स में अगर 3 ट्रिपल टाइम्स आ गया तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा मैम, बिल्कुल। ये जब आप आगे देखोगे तो इसमें पक्का होगा। जैसे किसी का 555 या 555 आएगा ना, तो यहाँ तो वो बहुत ज्यादा बंदा धोखेबाज होगा या उसको धोखा मिलेगा। सर ये तो आपको नॉलेज है, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग अस, वी आर द बिगिनर्स। वो बताएंगे आपको, सब बताएंगे, ये नॉलेज देंगे आपको, टेंशन ना लो। आप एक बार अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ दो। अच्छा 18 जैन 1986। 18 जैन 1986 इक्वल टू 7। अब देखिए जहाँ जहाँ जो नंबर है वहाँ हम फिट कर देते हैं। इधर आ गया 1, अब इधर आ गया इधर 8, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 1 + 8, बेसिक नंबर हो गया 9। अब यहाँ पर आपका 1 है, एक और हम एक और 1 डाल देते हैं, यहाँ पर एक और 1। अब हम 19 नहीं लेंगे, फिर से एक और 8 ले लेंगे, एक और 8 आ गया, और एक इधर आ गया 6। अरे बहुत अच्छी ग्रेड है इनकी, तो 7 बहुत अच्छी ग्रेड है। आपकी पत्री में भी 178 आ रहा है, तो देखो जो उनकी पत्री में जो इससे पहले मोहित शर्मा जी ने दी थी हमें ग्रेड, उसके अंदर भी 178 आया था, आपके अंदर भी 178। तो 178 का मतलब ये होता है, एक बार इसको म्यूट कर दो। तो 178 का मतलब ये है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना ही है। ये जो 178 जो पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 178 का, आपको स्पिरिचुअल। बट माय इज 1788। हाँ नो इश्यूज। हाउ इट इज डबल, इट्स डबल, इट इज मोर गुड। डबल इट मींस कि सैटर्न की पावर अच्छी हो रही है। अच्छा हाँ सैटर्न और राहु जब इवन हो जाएंगे, दैट विल बी मोर गुड। सैटर्न और राहु जब इवन हो जाएंगे वो अच्छे होंगे, बाकी सब बेकार हो जाएंगे। आपके यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही है ग्रिड में ना 1 की आ रही है। 1 से क्या होता है कि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बंदा, बहुत ज्यादा, मतलब ये कह सकते हो कि मतलब वो बंदा होता तो है कॉन्फिडेंट, लेकिन कई की जगह ना वो थोड़ा सा एकदम ऐसे डिलेमा में आ जाएगा, यार मैं करूँ ना करूँ, मैं सीखूं, मेरे को इससे क्या फायदा होगा, फिर कहेगा चल सीख लेता हूँ। तो कई बार नॉट टेकिंग डिसीजंस, नॉट टेकिंग डिसीजन, एग्जैक्टली। कई बार ना डिलेमा में आ जाते हैं, वो 1 का ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि आपके पास 9 भी है ना, तो ये बहुत अच्छा है। वो क्या कर रहा है, वो सन की 1 की कैपेसिटी को ना कम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे अच्छा कर रहा है। ओवरऑल ग्रिड बहुत अच्छी है। इसको अगर और अच्छा करना है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये 9 कहाँ से लिया मैं इसका अपने मैम का? 1 + 8 जो है ना सर, 1 + 8 जो उनका बेसिक नंबर है वो 9 बन रहा है।
1 + 8 = 9। बेसिक नंबर क्या है, अगर खाली 8 होता तो 8 लेते। अब किसी का मान लो 19 आ रहा है तो वो 10 बनेगा ना, वो 1 बन जाएगा बेसिक नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक तो अगर ऐसे किसी हमने का 22 है तो 4 बन जाएगा, बेसिक नंबर 4 बन जाएगा। 22 वाले का बेसिक नंबर 4 बन जाएगा। अच्छा मेरे को ना एक चीज आस्था जी बता दीजिए, बड़े ईमानदारी से बताना, आपके घर में हाँ जी, कहीं ना कहीं ध्यान से चेक करो, कोई नलके में लीकेज या आपके घर में कोई सीपेज या सीलन आई हुई है? सर वो आई थी, ठीक करा ली। आई थी ना। अब देखो ये सिर्फ हाँ एक जी। 18 से पता लगता है, ये खाली आपको 18 से पता लगेगा, क्योंकि सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया है। ये सब हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आपको आस्था जी मेरी तरफ से ये गाइडेंस है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ना, इस फील्ड को आपने बहुत अच्छा चूज किया है। दिस विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। टैरो कार्ड कर सकते हो, ऑकल्ट सीख सकते हो, यंत्र सीख सकते हो, मंत्र सीख सकते हो, अंकशास्त्र सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि 178 की जब भी ग्रिड लॉक हो जाती है ना, ऐसा बंदा बहुत परफेक्ट कंसल्टेंट बनता है। वो किसी को कुछ भी बोल देता है ना, वो बंदा एकदम उसकी हेल्प। पर ये तो मोहित वाले में भी आ रहा था। मोहित जी थे ना, मोहित जी कहते रहे मैं मेडिटेशन करता था। मोहित सर ने, जिन्होंने अभी हमें डेट ऑफ बर्थ दी थी, he told us ना कि that he was doing meditation। वो अभी भी कर रहे हैं। मोहित जी अभी कहीं हो आप? अच्छा। हाँ जी सर, अभी चलता है सर योगा मेडिटेशन, डेली बेसिस पे रूटीन है। तो आपका भी कहीं ना कहीं मन करता है कहीं किसी तरीके से अकल्ट साइंस में आने का, क्योंकि 178 आपका मन तो करता होगा। सर करता है, तो भी मैं आज आया हूँ फर्स्ट टाइम क्लास में, एकता जी ने बताया। एग्जैक्टली, क्योंकि 178 तो होगा ही होगा। वो आपके साथ भी आस्था जी होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको ना प्रोफेशन बनाया, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी रुपिंदर सर जी, आपने अपना हाथ रेज किया था कि रुपिंदर। अच्छा एक मिनट देवांशु, हाँ बताइए, ये पूछिए। 11 और 88 कैसे फॉर्म हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, देखो 88 कैसे हुआ। एक तो हमने 18 का इधर 1 लिख लिया। हाँ। और ये जो इसका मंथ है इनका क्या कहते हैं आस्था जी का, जनवरी, उसका हमने 1 लिया। अच्छा। अब 88 कैसे लिया? फिर यही वाला 8 जो इनके जो बेसिक नंबर में जो 8 था वो नीचे लिख लिया। फिर जो 86 का 8 था हमने नीचे लिख लिया। बहुत डीप अगर आपको आस्था जी को कभी प्रेडिक्शन देनी हो ना, तो आप आस्था जी को प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये कभी भी ध्यान से सोचो और हमें मैसेज करें। इनके घर के अंदर 100% किसी ना किसी की लेग की सर्जरी हुई हो। किसकी सर्जरी? लेग की। हाँ, आप चेक करना। मेरा मायका या मेरा ससुराल? दोनों में से किसी में भी आपके। हाँ मेरे ब्रदर की हुई है। वही है ना, बट बचपन में। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो 6 8 का कॉम्बिनेशन बता रहा है। यही तो हमारा अंकशास्त्र है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। आपको नेटिव से कुछ पूछना ही नहीं है, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लो और उसको प्रेडिक्शन देना शुरू करो, वो पागल हो जाएगा। प्रेडिक्शन आ रही है। बताइए रुपिंदर जी, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी भी लेना सर। हाँ 5th जनवरी 68। सर मुझे भी देनी है। हाँ 5th ज्यादा नहीं, 5th जनवरी 68 1968। ठीक है, अब हम एक बार इनका ग्रिड बना लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ये रुपिंदर मदान जी हैं कोई, इन्होंने दी है तो हम इनकी वही वैसे भर लेते हैं। देखिए इनका बेसिक नंबर सिर्फ 5 है, तो इनका 5 लिख लेते हैं। फिर इनका मंथ का नंबर जो है 1 है, वो लिख लिया। तो हम इनके केस में भी इधर 6 लिख देंगे और हम इधर 8 लिख देंगे। तो अब हम एक बार इनका जो है टोटल कर लेते हैं। तो ये 5 + 1 6 + 1 7 और 6 13 10 23 यानी 23 - 2 21, यानी कि 3 आ रही है डेस्टिनी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पर 3 आ रही है, तो इनके यहाँ पर ये डेस्टिनी आ रही है 3। ठीक है, तो रुपिंदर जी आपकी, अब अगर हमने आपको बताना, जैसे आप देख रहे हो कि आपका कॉम्बिनेशन जो है, जैसे मोहित जी का और आस्था जी का 178 का था, लेकिन आपका खाली 18 का है। तो आप एकदम हमें प्लीज सच बताना, कहीं ना कहीं 18 की कॉम्बिनेशन में जो हम लोगों ने देखा है कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस होती हैं वाइफ के साथ, आपके बिल्कुल भी व्यूज मैच नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ या ना सर? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही सर अगर 18 का कॉम्बिनेशन हो जाए, और अगर आप लोग कभी भी, आप सर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? बिजनेस है ना सर। तो अब आपके पास क्या है कि आपका सर 7 नहीं है बीच में से, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस खोलोगे तो एट टाइम्स आपका पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ या ना सर? डिस्प्यूट इन द सेंस की लड़ाई नहीं, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होते हैं। एट द एंड सर जब भी आपकी 8 की दशा आ जाएगी ना, तो उस दशा के अंदर जो 8 की दशा में सर आपका वो बिजनेस जो है वो उनके साथ कॉल ऑफ हो जाएगा, आप स्प्लिट कर लोगे, आप अपना कर लोगे। बट वी आर इनटू दिस सिंस लास्ट 16 years। परफेक्ट सर, हो सकता है अभी दशा नहीं आई ना 8 की।
Okay. हाँ, मे बी जब आपकी 8 की दशा आएगी तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से स्प्लिट कर लोगे। Okay. अच्छा, एक आपका क्योंकि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन भी है तो इट मींस आप डायबिटिक हो 100%। ठीक आपका है। लीवर भी, क्योंकि 3-6 का कॉम्बिनेशन है सर, आपका लीवर भी फैटी है। 100% है सर, आप टेस्ट करा लो। क्वाइट हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपको है ना। और एक मैं आपको बता देता हूँ, अब आप अपनी फैमिली में चेक करो, आपकी फैमिली में कभी कोई गुरु किस चीज करा है, किसी ने कोई टीचिंग करी हो या किसी ने किसी तरीके की ट्यूशंस पढ़ाई? फैमिली में मतलब टोटल फैमिली में हाँ जी। फर्स्ट फैमिली या माय चाचास एंड ऑल दोस नहीं, you can take your चाचा। हाँ, क्योंकि yes. blood रिलेशन में किसने हाँ, से ब्लड करी है? में मेरे चाचे ने। हाँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हुआ। 3 नंबर जो था वो जुपिटर का था और 6 नंबर जो था वीनस का था। ये इसकी वजह से हुआ। 3 नंबर का जुपिटर का करेक्ट एंड 6 नंबर आपने वीनस का किया। तो दोनों जो है गुरु का नंबर है। तो आप सबको कैसा लगा अंकशास्त्र? trying to understand the thing. हाँ जी। कोई और किसी ने डेट ऑफ बर्थ देनी हो लास्ट? मेरी सर मेरी लेना। मैंने देनी है 19th October 1982। एक किसी एक के ले लो। पंकज दिव्यांशु सूरज जी हाथ रेस कर रहे हैं काफी टाइम से। सूरज जी का ले लो। सूरज जी बताइए। सूरज जी बताइए। मैम 6 सितंबर 609 हाँ जी 1987। ठीक है, मैं इनकी ग्रिड बना लेते हैं एक बार। एक तक इनका डेस्टिनी कैलकुलेट कीजिए आप उसका। दिवांशु डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर का बॉक्स होता है कोई? नहीं, डेस्टिनी ये तो बॉक्स लिखे हैं उसी में डालना होता है। जैसे इनका आप देखो, ये सूरज के केस में, ये जो सूरज जी हैं इनके केस में जैसे इनका बेसिक नंबर 6 है तो हम 6 को 6 के बॉक्स में डालेंगे जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। तो हमने ऊपर बेसिक डेट डाली, देखो मैंने 6 को 6 की जगह डाल दिया। अब ये जो इनका मंथ है सितंबर 9 में इनको 9 की जगह डाल दिया। अब 19 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सेंचुरी नंबर है, तो 8 को 8 की जगह डाल देंगे। लाइक 8 जो हम यहाँ डाल देंगे और जो 7 है हम उसको यहाँ डाल देंगे। ये इधर आ गया, ठीक है ना। अब इनका टोटल क्या आ रहा है आपका? 4 आया। आप डेस्टिनी कैलकुलेट 4 आ रहा है सर 4। चलो ठीक है, 15 ठीक है ना। तो अब सूरज जी के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन बैठेंगी? देखिए सूरज जी, आप एक चीज याद रखना, क्योंकि आपके पास 9-4 का कॉम्बिनेशन है जो कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी वो बात नहीं। अगर आप सूरज जी चेक करोगे तो आपके मदर वाली साइड में या फादर वाली साइड में किसी ना किसी को कभी न कभी किसी ऐसी तरह की डिजीज हुई होगी जो कि इनक्योरेबल होगी। शायद मे बी कैंसर। चेक कीजिए, मेरे को हाँ या ना बताइए। हाँ जी सर हुई है ना, क्योंकि ये 9-4 का कॉम्बिनेशन है। तो इस चीज के लिए आपको भी अपना बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये प्लांट्स हमें भी, हमारे पास भी आते हैं। अच्छा, फ्रॉम लास्ट कुछ टाइम पे सूरज जी आपने देखा होगा, क्योंकि आपका 7 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आपके साथ लाइफ में कई बार ऐसा होता होगा कि आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हो? सर बिजनेस है। बिजनेस है ना, तो कई बार आपके तो ऐसा होता होगा कि आप अपने बिजनेस में ना एकदम सब कुछ सेट हो जाता होगा, लास्ट में आके चीजें रुक जाती होंगी एकदम लास्ट में। आपको होगा बस एक कल में चीज फाइनल हो गई और एकदम ये रुक गई, क्योंकि 7-8 का कॉम्बिनेशन हो गया ना। एक तरीके समझ रहे हैं, हार्ड लक हो गया। हार्ड लक हो गया तो आपको मेहनत कराता होगा बहुत ज्यादा, मतलब भाग भाग की चीजें मिलती होंगी। यस यस राइट। और सूरज जी आपके घर में ना किसी के एक चीज और याद रख लेना, या तो इंटरकास्ट मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। 100% बताइए सूरज जी। सूरज जी सुन पा रहे हैं? दिवांशु जी मैं बोल रही थी क्योंकि समय का वो देखते हो, एक डेट ऑफ बर्थ हमें और डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है मुझे देनी है पंकज प्लीज। आई वांट टाइम एक ले लो। 18/7/1986 बहुत बार बोल चुके हैं। इसके बाद एक पंकज जी ले लेंगे। हाँ, एक पंकज जी की ले लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट संडे हम फिर ऑनलाइन होंगे, एंड जो भी अंकशास्त्र अगर सीखना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। 18/7/1986। हाँ जी। फोर, डेस्टिनी 4 है इनका। हेलो सर। हेलो नुपुर। यस एकता जी। या प्लीज। हाँ जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था? हाँ जी। आपके बारे में बता रही हूँ।
ये आपका इनका 4 है ना? हाँ जी, डेस्टिनी 4। तो इनका तो डबल 8 4 दिस इज नॉट गुड। और ऊपर से 1 7 डबल 8 है। अगर 1 7 डबल 8 के साथ में 4 लग जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। ये पर्सनल लाइफ को लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइक हार्डशिप्स, पर्सनल लाइफ को, हाँ, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। तो ये पूछो। बताओ नुपुर, आप बताएंगे मैम? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। राइट। मेरे को ना नुपुर जी एक चीज बताइए। देखो आपने देखा होगा इनके राहु केतु बहुत प्रोमिनेंट है, तो इनके आस पड़ोसों या इनके घर में कोई ना कोई किसी तरीके से हैंडीकैप या किसी के किसी अंग में यानी कि बॉडी के लिम्स में दिक्कत होगी। पूछो इससे। हाँ जी, बताएं। हाँ, my daughter has a problem in her. She has got a paralytical arm. She's 6 years old और right hand में उसके paralysis है by birth। हाँ जी। इनके साथ भी 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इनसे भी ये पूछिए कि इनके घर में इनकी फैमिली में नुपुर जी के कभी किसी का लेग्स का किसी का ऑपरेशन कोई फ्रैक्चर हुआ हो नुपुर जी? या रॉड वॉड डले हो? लेग्स का तो कोई ऑपरेशन कोई फैमिली में नहीं, मतलब कोई भी रिलेशन में, जैसे नान के या दाद के? नहीं, पूरे किसी का भी नहीं। लेग का किसी को इशू नहीं है। इनको बोलो ख्याल रखें। तो ध्यान रखो आप भी अपना। एंड डबल 8 है जैसे, तो फाइनेंशियल ठीक रहेगा, बट बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, हार्डवर्क है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। ओके। नुपुर जी आपका हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके फाइन। ये फॉर श्योर। और पंकज जी के ले लेते हैं लास्ट, क्योंकि टाइम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। मोस्ट पंकज जी आप बताइए सर। 9/9/1972। 9/9 का डेसिमल कैलकुलेट टोटल में कैलकुलेट 1 एक है 1 डेस्टिनी 1 9 आ गया, मंथ का भी 9 इधर आ गया 7 इधर आ गया 2 और क्या आ गया 4 आ गया डेस्टिनी 1। पंकज सर एक चीज बताइए, आपकी फैमिली में आपकी फैमिली में मतलब कि आपके फादर साइड में मदर साइड में कभी किसी के इंटरकास्ट मैरिज हुई है? आपकी किसी सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की मम्मी पापा में से किसी की इंटरकास्ट मैरिज हुई है। मेरी सिस्टर की हुई है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा सबसे बड़ी हिमांशु एक चीज पूछो, बिल्कुल पूछो सर। माफ करना मुझे, आपने यहाँ पे ये 4 लिखा है, डेस्टिनी नंबर मेरा 1 है। अच्छा 1 है क्या? ओके सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने मेरे को 1 बताया था, तो भी ठीक है। 1 तो 9 का इफेक्ट उनको आ ही रहना। ठीक है, ये तो अच्छा, और भी अच्छा हो गया। चलो वेरी गुड। अब बताइए सर, क्या कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर तो बताइए। नहीं, आप जो जनरल बता रहे थे जैसे तो इंटरकास्ट दिख रही है आपके यहाँ पे, बट एक चीज मैं आपको बता दूं पंकज सर, आपकी ना लाइफ में स्ट्रगल बहुत है बिकॉज़ ऑफ 9 बहुत ज्यादा। देखो बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको कोई इसलिए नहीं बता, क्योंकि एक 9 की वजह से ना एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आपके साथ में जितने बंदे होंगे ना, अगर आप बुरा मत मानना, अगर आप आज लाइफ में देखोगे ना तो उनकी पोजीशंस आपसे कई चीज में अच्छी, मतलब जो जिनको इवन आप ऐसे जिनको आपने ट्रेंड भी किया होगा, कई बार ऐसा होगा आपने कई लोगों को ऐसा ट्रेंड कर दिया होगा और आज वो मतलब एक तरह से पोजीशन वाइज आपसे बेटर होंगे। हार्ड वर्क है, आप हार्ड लक ना बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। लेकिन एक चीज आपके साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास भी 1-7 का कॉम्बिनेशन है, तो इट मींस के स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास भी है ही है। आप भी इसलिए आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं 1-7 की वजह से स्पिरिचुअल पावर, रेकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको भी 100% होगी सर, 100% राइट आपको होगी। क्योंकि 1 देखो, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ। सन केतु यानी 1 और 7, 1 नंबर सन का है और 7 नंबर केतु का, अगर हर किसी के पास भी 1-7 का कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि तो उस बंदे के अंदर ना ऐसी पावर जो कि हम थ्रू कैरियर वेव्स भेजते हैं, यानी जो हम वेव्स भेजते हैं, यानी रेकी हो गई, ठीक है ना। एक तो ये आप नोट करो, जिसके पास भी 1-7 होगा, जैसे पंकज जी ने भी है, तो इट मींस अगर पंकज जी हीलिंग पावर, हाँ प्रैक्टिस करें, बहुत ही हाई लेवल आप हील कर सकते हैं किसी को भी, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सन के दो कॉम्बिनेशन आपको इस प्रैक्टिस में आना चाहिए सर। मैं पिछले 25 साल से रेकी कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को करता हूँ। तो आपको करना चाहिए जरूर। पंकज सर आपको सूट करेगा बहुत ज्यादा, सन के दो कॉम्बिनेशन है। आप इवन किसी को सर दिल से आशीर्वाद दोगे तो ये बात बनेगी।
100% है। एंड सॉरी ड्यू टू टाइमिंग्स। मेरे को एक चीज पंकज जी आप और बताइए, एक चीज पंकज जी बताइए। जी बताइए। म्यूट करो। आपकी फैमिली में कभी किसी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था या आई साइड में किसी को दिक्कत आई थी किसी की? मेरी नानी और मेरी मदर दोनों का कैटरैक्ट। तो उनका ना ख्याल रखो और ना थोड़ा सा हेल्थ वाइज, क्योंकि मैंने तो आपकी कक्षा बिना लिखे कैलकुलेट कर जी लिया। तो उसका देहांत हो चुका है, मेरी अच्छा। मदर है। हाँ, मदर का थोड़ा ख्याल रखो सर। जी ये लो। अब मैं सर प्लीज मेरा ये एकता जी से बात करूं। एकता जी विल टेक ये क्योंकि आप कभी नेक्स्ट कभी भी कभी नहीं अब टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो अंकशास्त्र सीखने में या दोबारा कनेक्ट होने में तो प्लीज हमारे नंबर्स आपके पास हैं। दिवांशु सर ही सिखाते हैं अंकशास्त्र, मैं इन्हीं से ट्रेंड हुई हूँ और आप लोग भी जरूर, मुझे लगता है कि सीखना चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ये चलते फिरते, इसको हम टिश्यू पेपर प्रेडिक्शंस बोल सकते हैं। लाइक चलते फिरते प्रेडिक्शन दे देना किसी को भी, कुछ भी झूठ नहीं है। जो नंबर्स आपके बोल रहे हैं और वही ये बता रहे हैं, और सारा वर्क हमारी डेस्टिनी का है। जो हमारी डेस्टिनी अगर हम उसके जैसा काम करने लग जाए तो हमारी लाइफ में चेंजेस आते स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरा खुद का बिलीव है। देखो मुझे लगता है कि अच्छा तभी है कि आप किसी से, जैसे मैंने आप सब लोगों से डमी डेट ऑफ बर्थ लिए हैं, क्योंकि मैं आप में से किसी को नहीं जानता, एक आधे को छोड़ के, एक दो को छोड़ के। तो जो मैंने एक याद है कि जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ले, चलो उसके बारे में तो मैं बता दूं कि मैं उनको पहले से जानता हूँ, बट इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानता। और जो मैंने आप सबको प्रेडिक्शंस दी हैं वो आपको अच्छी लगी। तो हमारा न्यूमरोलॉजी से जो हटके ये चीज है कि हमारे अंकशास्त्र में ना एक चीज तो है कि उसकी एक्यूरेसी आप मोर देन 90% एकता जी ने भी देखी, क्योंकि एकता जी ने हर तरीके की न्यूमरोलॉजी की हुई थी। इन्होंने ना कीरो छोड़ा था, ना शेल्डियन, ना पाइथागोरियन। मैंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मैंने फाइनली उस न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं बहुत बिलीव करती थी कि नेम चेंज करो, मोबाइल नंबर चेंज करो, ये सब करो, आई एम टैरो रीडर। लेकिन मैंने जब ये सीखा तो उसके बाद मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उस न्यूमरोलॉजी को मैं यूज करूँ, क्योंकि अंकशास्त्र इतना परफेक्ट है अपने आप में कि जरूरत ही नहीं है कि हम किसी और चीज के पीछे, इवन एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें, इसी से सारी प्रेडिक्शन हो जाती है। बहुत सिंपल है। अगर आपको छोटी मैथ्स आती है आप ये कर सकते हो, 1 महीने में आप इसको बिल्कुल मास्टर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जैसे नेम चेंजिंग, देखो मैं फिर यही बोलूंगा, नेम अगर चेंज करना है तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से चेंज करो। नॉर्मल नेम चेंज करने से, यानी एकता के अंदर मैं डबल ए कर दूं तो उससे कुछ नहीं होगा। और आप में से ऐसा किसी को लग रहा है कि उसका हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी दशा ठीक थी उस टाइम पे, इसलिए उसका हो गया। नहीं तो प्लीज बुरा मानना, अगर मैं एकता जी का नाम बदल के नरेंद्र मोदी रख दूंगा, एकता जी नरेंद्र मोदी नहीं बनूंगी। सर ये आपने YouTube पे दिया था, मैंने सुना था ये पूरा। इसके साथ साथ एक चीज और है, अंक वास्तु, मतलब ये जो अंक शास्त्र है इसके साथ साथ अंक वास्तु है। मतलब इसी ग्रिड से आप अपने पूरे घर का वास्तु आपको पता चल जाएगा। हमें जरूरी नहीं कि हम एक वास्तु शास्त्र को बुलाएं और सबको बताएं। ये ग्रिड एंड वो वास्तु, हम अपने घर का वास्तु का किसी के घर का भी वास्तु ठीक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी लास्ट जो लगी हुई है वो पंकज जी की लगी हुई है। अब पंकज जी के पास जो है 99 है। 99 की वजह से क्या हुआ कि मार्स की एनर्जी पंकज की खराब हो गई। तो मार्स की एनर्जी खराब होने की वजह से क्या हुआ कि पंकज जी के घर के अंदर साउथ साइड जो है वो खराब है। या तो पंकज जी अपने घर जाएं और हमें जरूर मैसेज करें, या तो इनका साउथ साइड कटा हुआ है, यानी या तो बालकनी बनी हुई है या सीढ़ियां बनी है, या इनके साउथ में टॉयलेट बना हुआ है, या इनके साउथ के अंदर कोई एक ऐसा कलर है जो नहीं होना चाहिए, जो कि मार्स से अपोजिट है। ठीक है ना। तो 99 क्योंकि मार्स का नंबर है, तो पंकज जी जहाँ भी रहते हैं वो प्लीज चेक करें और हमें रिवर्ट करें। बिल्कुल। दिवांशु सीढ़ियां भी नहीं है वहां पर और टॉयलेट भी नहीं है, लेकिन पीछे बैकयार्ड है बहुत बड़ा। और कटा हो गया ना, हमारे वास्तु में कटा हुआ कहते हैं। ओके, ये बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि साउथ ना पंकज जी सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, बैकयार्ड कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। आपका 99 है ना, तो ये आपके, क्योंकि आपके उस नंबर्स में प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से आपको एक चीज मिली है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मोहित जी जो थे 33 था। मोहित जी अभी आप हैं यहाँ पे? मेरे को आपका ग्रेड याद है, आपका 33 था। यस सर। मोहित जी आप अपने घर में चेक करना, एक तो मंदिर की प्लेसमेंट ठीक नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका बाथरूम भी ठीक नहीं है। मोहित जी आपका बाथरूम कहीं ना कहीं ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होगा, मुझे प्लीज चेक करके बताना। जी भैया, मतलब मंदिर वाली बात तो ठीक है, बट वो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। वो आप घर पे देखना, जैसे मैंने पंकज जी को बताया था कि इनका साउथ कटा होगा, वैसे ही आपके साथ भी है, क्योंकि 33 का मतलब ही है आपका कहीं ना कहीं टॉयलेट सही नहीं बना। जैसे ये जो जैसे पंकज जी, ये जो अंकशास्त्र का ये जो कोर्स होता है, जो आप जो बताते हैं, ये कितने टाइम का होता है? हम लोग कितने टाइम में ये एक्यूरेसी जान सकते हैं? मैम ये 1 मंथ का है।
1 से 1.5 महीने का कोर्स होता है। देखो मेरे में एक बड़ी बैड हैबिट है, आप उसे बैड करना चाहूँ, अगर मुझे एक का 2 महीने में लगाने पड़ेंगे ना तो मैं लगाता हूँ, जब तक कोई परफेक्ट नहीं होता मैं उसे छोड़ता नहीं। मेरी हैबिट नहीं है और मैं डांटता भी दबा के हूँ। तो अगर मेरे से किसी ने पढ़ना है भले मत पढ़ो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज मान के चलो डांट पड़ेगी अगर होमवर्क नहीं होगा तो। बिकॉज मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने भी डेट ऑफ बर्थ दी, जैसे हमने पंकज जी को प्रेडिक्शन दी है कि आपके साउथ में प्रॉब्लम है, आपको 99 की एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या कहते हैं साउथ को प्रॉब्लम था, और क्योंकि उनका सन केतु का कॉम्बिनेशन था तो कहीं ना कहीं वो खुद उन्होंने बोला 25 साल से रेकी करते हैं। तो ये चीजें ना आपको हाथों हाथ बतानी है नेटिव को, आपको टाइम नहीं लेना। आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे अंकशास्त्री तभी हो कि आपने डेट ऑफ बर्थ उठाई और आपने फटाफट बताया। जैसे मोहित जी को 33 देखते ही बता दिया टेंपल कहीं ना कहीं खराब है, उन्होंने कहा हाँ टेंपल बना हुआ था खराब। इस चीज को मास्टर करने में आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो क्लासेस 1 से 1.5 महीने वेरी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 महीने वेरी नहीं। बाकी क्लासेस के बारे में आपको एकता जी बता देंगे सब कुछ, क्लासेस भी, कोर्स भी, फीस भी सब ये बता देंगे, आप इससे बात करें। और पंकज जी आप जैसे डबल 9 है, कहीं ना कहीं लेजीनेस भी होगी आपको, लेजी भी हैं आप थोड़ा? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, जब काम करता हूँ तो एकदम से करना है, लेकिन हाँ, जब लगता है नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन पंकज जी के अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, डबल 9 है ना, डिसिप्लिन, इनके अंदर एकदम फोर्स आती है, एकदम कि कुछ करना है। पंकज जी ऐसे हैं कि 2 दिन का काम जो है ना ये 2 घंटे में निपटा सकते हैं अगर मूड में हो, अपने मूड में हो, और अगर आपको नहीं करना तो वो आप 3 दिन में ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। डबल 9 है। तो आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अंकशास्त्र एंड अंक वास्तु सीखने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। अगले संडे फिर वेबिनार होगा वही 4 से 5, तो जो भी इंटरेस्टेड हो और आपको आईडी सेंड हो जाएगी, और प्रॉपर हमने आपका एक ग्रुप बना लिया है जिसमें आपको डेली रेमेडीज और डेली सब कुछ शेयर करेंगे। आप सब लोग नंबर उसमें, सब लोग उसमें ऐड है, तो आपको डेली मैसेज रिसीव होंगे। राइट, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एकता। अपने रिव्यूज प्लीज जरूर दीजिएगा हमारे पेज पे। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके बाय। हेलो।